अब देखो लास्ट क्लास में जो बाइनोमियल थ्योरम में करा उसके थ्रू अब हमारे माइंड में ये तो क्लैरिटी बननी शुरू हुई कि हमने काम करना क्या है, पर अब एग्जैक्टली उसी को एग्जीक्यूट करेंगे थ्रू क्वेश्चंस आज वाली क्लास में भी। तो अभी बिल्कुल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। हर क्वेश्चन को साथ साथ जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे अटेम्प्ट करो, टाइम स्पेंड करो, अपने आप जवाब बनाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू हो जाओ। ये इजीली अपने आप हो सकता है, खुद अटेम्प्ट करना और खुद कंप्लीट करना। हमें कहा गया कि 1 + a की पावर m में कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और a की पावर n प्रूव कर दो कि इक्वल है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। हमें अगर इसमें कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m चाहिए तो हमें क्लियर है कि वो क्या बनता, m + n c m 1 की पावर 1 माइनस वॉट एवर और a की पावर m, बिल्कुल ये बनता है इसका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या आ गया, सिंपली m + n c m। अब ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n क्या बनता, m + n c n a की पावर n। तो इसका कोफिशिएंट बना m + n c m, इसका बना m + n c n, और हमें क्लैरिटी है कि n c r बराबर होता है n c n - r के। तो सिंपली यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्या बन गया m + n c m + n - m, वो हमें दिखता है कि सेम आ गया। तो ये और ये हमें पता ही है कि सेम होते हैं। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर आना चाहिए। अब नेक्स्ट करो, बहुत इजीली होने वाला क्वेश्चन था। बस काम की बात क्या थी, अगर मिस कर गए तो अब नहीं छोड़ना अब ऑनवर्ड्स। हमें गिवन था कि 1 + x की पावर 34 में 1 + x की पावर 34 में कोफिशिएंट्स ऑफ r - 5th टर्म। तो जो r - 5th टर्म है उसका मतलब क्या हुआ, tr - 5। तो tr - 5 में हमें क्लैरिटी है कि जो इसका कोफिशिएंट बनेगा वो क्या होगा, 34cr - 6। बिल्कुल हमें समझ में आता है, याद है tn+1 में tr+1 में यहाँ पे ncr आता है। तो tr - 5 में यहाँ पे 34cr - 1 माइनस करके सिंपली r - 6 बनेगा। ये हमें गिवन है कि 2r - 1th कोफिशिएंट के बराबर है, 2r - 1th टर्म। तो 2r - 1th टर्म क्या बनती, 34c 2r - 1 मतलब 2r - 2। ये दोनों हमें गिवन है कि आपस में इक्वल थे। तो अगर 34cr - 6 बराबर है 34c 2r - 2 के, तो अब हमें क्लैरिटी है कि ये कैसे हो सकता है। कोई बोले कि ncr, अगर nc कोई हमें बोले कि मान लो 10cr, और याद रखना ये बात बहुत सिंपल है। किसी ने अगर मान लो हमें कहा कि 10cr बराबर है 10c3 के, तो हमें क्लैरिटी है कि r एक तो डायरेक्टली 3 हो गया, या फिर r बराबर हो गया सिंपली, या तो r बराबर होगा 3 के, या फिर 10 - r बराबर होगा 3 के। तो यहाँ से r की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ बनी, या 3 या 7। इस पैटर्न को ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन में अगर 34cr - 6 बराबर है 34c 2r - 2 के, तो या तो r - 6 बराबर होगा 2r - 2 के, पहला केस, या फिर r - 34 - r - 6 ये बराबर होगा 2r - 2 के। बिल्कुल ये पैटर्न पता होना चाहिए। मतलब अगर या तो सिंपली ये दोनों जो सबस्क्रिप्ट्स हैं ये इक्वल होंगे, या फिर एक्चुअली इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा 34 के। तो अगर यहाँ से इसको यूज़ करें तो r आ रहा है इस केस में नेगेटिव, तो ये करा हमने रिजेक्ट। ये भी पॉसिबल हो सकता था, इसमें नहीं बना। यहाँ से क्या हमें मिल गया, सिंपली दोनों को ऐड करा के कि 34 बराबर है 3r - 6 और प्लस -2, विच वुड बी सिंपली 3r - 8। वहाँ से 3r आ गया 42, r आ गया 14। तो r इस क्वेश्चन में बना 14। तो सिंपली वही पूछा हुआ था, तो r की वैल्यू 14 आ गई। तो अगर मिस कर गए तो इसको ध्यान में रखना। बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ये टर्म बनाने के बाद इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाना शुरू कर देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है, इसमें नीड नहीं है। कभी अगर हमें बिल्कुल इस तरह का पैटर्न दिया जाए तो वी कैन क्रैक इट डायरेक्टली। सो वी नो दैट आइदर दिस वुड बी इक्वल टू दिस और द सम ऑफ दीज टू इज इक्वल टू दिस। तो r + 3 कितना आ गया 7, वहाँ से r कितना आ गया, r + 3 कितना आ गया 10, वहाँ से r आ गया 7। तो इस पैटर्न को माइंड में रखना। बहुत क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी करेंगे हम इसके ऊपर बेस्ड। अब ये नेक्स्ट करो। अब देखो ये क्वेश्चन करने वाला था और कैलकुलेशंस का था, पर बहुत सिंपल है, हमसे कैलकुलेशंस भी सही हो सकती थी बहुत ईजिली। हमें दिया गया कि इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म्स, 5th टर्म का जो कोफिशिएंट होता वो होता NC4, T5
का जो कोफिशिएंट बनता, बायनोमियल कोफिशिएंट, वो था NC4 विच इज़ NC4। ऐसे ही 6 टर्म का NC5 और 7 टर्म का NC6। तो वो 3 टर्म्स हमें गिवन है कि ये तीनों कैसी थी, सिंपली AP में। तो 3 टर्म्स अगर AP में, तो हमें समझ में आता है कि बीच वाले का डबल बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड के। अब हमारी कैलकुलेशन शुरू। अब यहाँ तक लाने के बाद अब इसको ब्रेक करते समय बिल्कुल हमें क्लियरिटी, और इसी बात की प्रैक्टिस है ये क्वेश्चन, कि हमें दिखता है कि NC5, NC4, NC6, जब इसको लिखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना, या तो इसको डायरेक्टली हम इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हो या डिवाइड करा लेते हो, पर चलो इसको पहले डायरेक्टली देखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सुनेंगे। अब जो ये NC5 है, हमें क्लियरिटी है कि 2 इंटू NC5 दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n-5, ये बराबर है फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-6। ये बनी एक्सप्रेशन। तो इस केस में हमें दिखता है कि फैक्टोरियल n तो तीनों में कैंसिल। अब ये सोचो कि 4, 5 और 6 इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो हमें क्लियरिटी है कि 4 सबसे छोटा है। तो फैक्टोरियल 4, ये जो फैक्टोरियल 5 है, ये 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन है। फैक्टोरियल 6 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लिकेशन है। तो वी आर अवेयर कि अगर ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बस 5 बचेगा, ये कैंसिल, और यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो ये 5 इंटू 6 बच जाएगा विच इज़ 30। तो मेरी टर्म बन गई 2 अपॉन 5। अब इसको देखो, ये n-5 का फैक्टोरियल, ये n-4 और वो n-6। तो ये सोचो कि n-5, n-4 और n-6 में से सबसे छोटा कौन सा है। तो क्या हमें दिखता है कि n-6 सबसे छोटा है। n में से 6 अगर माइनस करा तो आंसर सबसे कम हो गया। तो n-5 फैक्टोरियल जो है, जो n-5 फैक्टोरियल है, आर वी एबल टू सी कि n-5 से जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता, n-6। तो अगर हमने n-6 फैक्टोरियल सब में से कॉमन लेके कैंसिल करा तो यहाँ पे अकेला n-5 बच जाता। यहाँ पे n-5, n-4 से पहले क्या था, n-5, उससे पहले क्या है, n-6, वो तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया n-5 इंटू n-4 प्लस 1 अपॉन 5। तो जो हमारी इंटू 6 विच इज़ 30। तो जो हमारी कंप्लीट एक्सप्रेशन बनी दैट इज दिस। अब ये सिंपली क्वाड्रेटिक थी, ये आगे हमें सॉल्व करना आता। इन्हीं क्वेश्चंस को ब्रेक करते समय अगर हम थोड़ा सा अगर ऐसे करा 100% ओके, इस टर्म को अगर हमने ऐसे लिख के करा और हमें ऐसे लिख के करना आना चाहिए इन्हीं क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक बनेगी। उसी बात को एक और ढंग से भी देखते हैं। अगर हम क्या करें कि NC4, NC5, NC6 में से देखो कि बीच वाली टर्म कौन सी आ रही है, NC5। तो अगर उससे इसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया। अब ये जो टर्म है ना, ये वही कैंसिलेशन जो हम लोगों ने करी, अगर रिकॉल करो तो ये लास्ट क्लास में भी हमने करी थी, वो थोड़ी सी स्मूथली करा देता। तो इस बात को याद रखना कि अब ये पैटर्न नोटिस करो और इसको ध्यान में रखना। NCR अपॉन NCR प्लस 1, ये एक्चुअली अगर हम इसको बनाएं तो ये बनता फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n-r-1। तो इसमें हमें अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो फैक्टोरियल n कैंसिल, ये r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर चला जाता, तो यहाँ पे अकेला r प्लस 1 बचता। अब n-r और n-r-1 अगर सिंपली इन दोनों को कंपेयर करो तो हमें दिखेगा कि n-r फैक्टोरियल बड़ा है, उससे जस्ट एक कम है ये नंबर। तो जब ये बिल्कुल न्यूमरेटर में जाएगा तो n-r-1 तक कैंसिल और ये अकेला n-r बच जाता। तो कहीं ना कहीं इसको अपने माइंड में रखना कि हमें ये पता होता कि NCR अपॉन NCR प्लस 1 का जो जवाब है वो ये बन जाएगा। तो जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो हमें डायरेक्टली पता है कि NC4 अपॉन NC5, एक सेकंड में हमें क्लियरिटी है कि ऊपर आना है r प्लस 1 दैट इज़ 5 और नीचे आना है n-r विच इज़ सिंपली n-4। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा कौन सा था, NC5, तो नीचे कितना आ जाएगा, सिंपली r प्लस 1 दैट इज़ 6, ऊपर आ जाएगा n-r। तो ये वही क्वाड्रेटिक बन गई जो कि हमारी अदरवाइज ऑब्टेन हुई थी। सिंपली उसका हमने एलसीएम लिया, वहाँ से n निकाल दिया, तो n आ गया 7 और 14। तो
इस क्वेश्चन का अकेला टास्क क्या था, इस कैलकुलेशन को सही तरीके से हैंडल कर पाना, और जो कि बहुत बड़ा स्किल नहीं है, पर ये इस तरह का सबसे बेसिक सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का है, इससे एक स्टेप चेंज होके, वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमें फोर्थ, हमें गिवन था कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन टर्म्स हैं, वहाँ पे हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है नेक्स्ट वाले में। तो जब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें गिवन है तो हमें ये सबस्क्रिप्ट भी नहीं पता, तो उसको r+1 r+2 या r-1 r+1 लेके ब्रेक करना। अगला क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, ध्यान से करना, उसका कंप्लीटली आंसर बनाना। अब ये करो सॉल्व। अब देखो एग्जैक्टली सेम टास्क था, पर अब की बार अब केवल कैलकुलेशंस और बहुत सिंपल है, पर अपने आप लिख के करोगे आएंगी तभी। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, पर स्कूल के एग्जाम में आएंगे एज इट इज। हमें कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है, अब हमें पता नहीं कि वो कौन सी टर्म्स हैं, उनके रेशियो में गिवन है 1:7:42। तो हमने 3 टर्म्स मान ली, मान लो rth टर्म, r+1 टर्म और r+2th टर्म। तो हमने सिंपली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले ली, rth, r+1 और r+2, मतलब tr+1 और tr+2। तो उसके कोफिशिएंट्स क्या बने, NCr-1, NCr और NCr+1, उनके रेशियोज गिवन है। तो NCr-1 अपॉन NCr ये हमें सिंपली गिवन था कि ये बराबर है 1:7 के, और ऐसे ही NCr अपॉन NCr+1 गिवन था कि 7:42 है। तो जब हमें ये गिवन है, ये एक्चुअली हम सिंप्लीफाई करना जानते हैं, इसी बात पे मास्टरी अटेन करनी है, और बहुत सिंपल है। अब देखो मैं इसको देख के इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जब इसमें फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से फैक्टोरियल r बन के ऊपर आएगा और अकेला ऊपर r बचेगा। यहाँ पे एक सिंपली नीचे n-r फैक्टोरियल आएगा, ऊपर n-r+1 फैक्टोरियल आएगा। तो सिंपली एक n-r+1 बच जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। अगर हम इसको तेज कर पाते हैं तो दिस इज द स्किल। ये एग्जैक्टली पूरा फैक्टोरियल ब्रेक कर करके करा। इसकी हैबिट डालो, इसको एक्चुअली इसको विजुलाइज करो कि क्या करा। फैक्टोरियल n दोनों कैंसिल, इसके नीचे फैक्टोरियल r-1, इसके नीचे फैक्टोरियल r जो कि न्यूमरेटर में आएगा और अकेला r बचाएगा। ऐसे ये n-r+1 ये बड़ा है, इसके नीचे n-r उसने न्यूमरेटर में आना है, वो कैंसिल, अकेला n-r+1 बचा। तो अगर सोचो ये हमने बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज़ करा जो अभी हमने इससे पहले बनाया। डायरेक्टली हमारी अंडरस्टैंडिंग इसमें फास्ट होनी चाहिए। सिंपली अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो वहाँ से n और r में फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही इस पे आ जाओ, NCr, और नोटिस करना NCr फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r+1। जब न्यूमरेटर में आएगा तो r+1, और यहाँ जब डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या बचेगा, इसके नीचे n-r फैक्टोरियल, यहाँ पे n-r-1 फैक्टोरियल, तो क्या बचा, अकेला n-r फैक्टोरियल। तो हमें क्लैरिटी है यहाँ पे क्या आ गया, अकेला n-r। वो हमें गिवन है कि 7:42, मतलब 1/6। ये बन गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन कि ये बराबर है 1/6 के। तो n-7r-6 हम जानते थे कि 0। पहली इक्वेशन हमें अदरवाइज नोन थी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, r7 आ गया और n 55। तो इस क्वेश्चन में कोई स्किल नहीं था, अकेला स्किल ये था कि ये लिखने से एक बच्चा हेजिटेट ना करे। तो अब इसी बात को अप्लाई करवाते अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, पर आज वाली क्लास में इसी को सही अप्लाई करने की पूरी तरह सारे क्वेश्चंस में हैबिट डालना। अब ये नेक्स्ट करो। अब हमें गिवन था कोफिशिएंट्स ऑफ r-1, rth और r+1 टर्म्स अगर x+1 की पावर n में, अगर ये 1:3:5 है तो अब ये हमारा पैटर्न करेक्ट बनना चाहिए था। जो r-1 टर्म का जो कोफिशिएंट होगा tr-1 का, दैट वुड बी सिंपली NCr-2, फिर NCr-1 और फिर NCr। ये तीनों का हमें रेशियो गिवन था। तो हमें क्या गिवन है, NCr-2 अपॉन NCr-1 बराबर था 1:3 के। तो ये हम जानते थे, NCr-2 अपॉन NCr-1 ये गिवन है कि 1:3 है। NCr-1 अपॉन NCr ये हमें गिवन है कि 3:5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की हमें समझ है, देखना इस बात को। हमें ये क्लियर है कि NCr-2 अपॉन सिंपली ये दोनों हमें गिवन है कि 5:3, उसको 3:1, एक ही बात। अब इसको देखो हम कितनी क्लैरिटी में ब्रेक कर सकते हैं, यही स्किल समझना है। ये फैक्टोरियल n स्कूल के एग्जाम में इसको लिख के दिखाओगे, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको तेज एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज फैक्टोरियल n, इसके नीचे फैक्टोरियल n वो कैंसिल, इसके नीचे फैक्टोरियल r, इसके नीचे फैक्टोरियल r-1। जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में केवल r बचेगा। ये यहाँ पे फैक्टोरियल n-r
इसके नीचे n माइनस आर प्लस 1 वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये हमें गिवन था कि 5:3 है, ये बनेगी पहली इक्वेशन। ऐसे ही वहाँ से जो बनेगी दैट वुड बी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 2। तो यहाँ नीचे r माइनस 1 और ऊपर n माइनस आर प्लस 2, ये बराबर है 3 के। तो हमने सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को राइट बना लेना था। जैसे ही हमने ये बनाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा और 3 इधर और 5 r इधर करते ही सिंपली दो इक्वेशंस बन गई साइमल्टेनियस। वहाँ से r की वैल्यू हम क्लियरली निकाल सकें कि r 3 आ रहा है और n 7। तो इस क्वेश्चन में जो मेन स्ट्रगल थी वो एग्जैक्टली बस ये इसको सही ब्रेक कर सकना है, विच इज़ वेरी सिंपल, पर अपने आप लिख के करने पे ही आना है। अब नेक्स्ट करो। अच्छा, अब इसमें बिल्कुल बेसिक बात एक बच्चा मिस कर जाता है और बहुत सिंपल था। वैसे हमें गिवन था इफ़ द फोर्थ टर्म, उसका कोफिशिएंट नहीं, इफ़ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म इज़ 5/2। तो अगर फोर्थ टर्म ये है, इसका मतलब जो फोर्थ टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो हम इस बात को मिस कर जाते हैं। क्यों? क्लियर है? हमने जितने क्वेश्चन अभी करे उसमें कोफिशिएंट्स की बात होती है, इस वाले में हमें एग्जैक्टली फोर्थ टर्म बोली गई। तो अगर ये फोर्थ टर्म है तो हमें सिंपली क्या करना चाहिए था, पहले फोर्थ टर्म बनानी चाहिए। फोर्थ टर्म में क्या होता है, NC3, सिंपली NC3। तो हमने एग्जैक्टली NC3 करा। NC3 ax की पावर n-3 1/x की पावर 3, सिंपली हमने टर्म को लिखा। ये हमें गिवन थी कि दिस इज 5/2। सो इफ दिस कंप्लीट टर्म इज 5/2, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी 0। वो कितना आ रहा है, x की पावर n-3 और साथ में -3, x की पावर n-6, वहाँ से n तो आ गया 6। ये था काम। n अगर 6 आ गया तो ये बन गया 6c3a³ दैट इज़ 5/2। तो हमें गिवन था कि 6c3 इंटू a³ वो कितना आ गया, 5/2। तो जैसे ही 6c3a³ आ गया, 6c3 सिंपल होता है, फैक्टोरियल 6/3 3, 6 5 4, ये 6 और 6 कैंसिल, 20 बना यहाँ और यहाँ पे 5/2। तो a³ कितना आ गया, 5 5 भी चलो एक काट दो, हमें मिल गया कि a³ बराबर है 1/8 के। वहाँ से a कितना आ गया, 1/2। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस हमने सही करने हैं। बायनोमियल थ्योरम पे एक बार अगर सही तरीके से कॉन्फिडेंस बन जाए तो फिर उसके बाद उसमें काम कोई नहीं है। केवल इन क्वेश्चंस को जैसे देखो कितने कॉन्फिडेंटली आई एम एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चंस, ऐसे लिख के करना है। बिल्कुल इन पे एग्रेसिवली इनको परस्यू करो कि कैसे नहीं आएंगे, हमसे अपने आप सॉल्व होगा। तो फिर हमें नज़र आएगा कि बुक का कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं है। स्कूल के सिलेबस में जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो तो बहुत बेसिक हैं, कंपटीशन वाले क्वेश्चंस भी सारे सिंपल हैं। हम करेंगे भी, आज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे अटेम्प्ट। अभी नेक्स्ट करो। पहले बिल्कुल ध्यान से देखना, जो कहा गया है वो करते हैं और देखना कि कैलकुलेशंस कैसे हैंडल होती हैं। हमें कहा गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस। तो कैसे करते हैं फाइंड, हम जर्नल टर्म बनाते हैं इसकी 11cr ax² की पावर 11 माइनस r और 1/bx की पावर r। इसमें x की टोटल पावर कितनी बनी, दिस इज 22 माइनस 2r माइनस r। तो 22 माइनस 3r ये हमें गिवन है कि बराबर है 7 के। वहाँ से 3r कितना आ गया, 15, r आ गया 5, दैट इज इट। r कितना आ गया, 5। तो इसका कोफिशिएंट क्या बना, चलो r 5 आ गया, कोफिशिएंट कितना बना 11c5 a की पावर 11 माइनस 5 विच इज a की पावर 6 इंटू 1/b की पावर 5। ये हमने ब्रेक कर लिया। हमने x की पावर 7 निकाला, उसका कोफिशिएंट निकाल दिया। नेक्स्ट गिवन है कि उसमें x की पावर -7 निकालो, तो उसकी जर्नल टर्म लिखाओ 11cr ax की पावर 11 माइनस r माइनस 1/bx² की पावर r। ये बनी इसकी जर्नल टर्म। तो इसमें सारी x की पावर्स कितनी बनी, 11 माइनस r माइनस 2r। तो 11 माइनस 3r, इसमें हमें गिवन है कि -7 है। यहाँ से r निकाला इसका तो वो आ गया 6, सिंपली 18 बराबर आ गया 3r क्या। इसको हमने यहाँ फिल करा, वो कितना बना 11c6 a की पावर 11 माइनस 6, दिस इज a की पावर 5 माइनस b की पावर 6 विच इज़ 1/b की पावर 6। ये बनी एक्सप्रेशन। अब हमें गिवन है कि ये दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं ये इक्वल है, तो सिंपली हमने इन दोनों को कर दिया इक्वल। 11c5 बराबर होगा 11c 11 माइनस 5 दैट इज 11c6 के। तो ये दोनों तो हो गए इक्वल, तो ये हो गया आपस में कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया कि a की पावर 6/b की पावर 5
बराबर है a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6 के। तो यहाँ से a की पावर 5 कैंसिल, अकेला a बचा, यहाँ से b की पावर 5 कैंसिल, अकेला b बचा। दिस इम्प्लाइज a इंटू बी इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। कैलकुलेशंस देखो, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा और कितनी फास्ट। तो इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन में हमने बिल्कुल मेरे से भी तेज़ स्पीड पे करना है। तो वो करने के लिए इनको बस राइट तरीके से हमारे माइंड में इंप्रेशन सही बना होना चाहिए। बिल्कुल हमने ये टर्म बनाए और इजीली वहाँ से कोफिशिएंट फाइंड करा। तो दीज द क्वेश्चंस, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, पर स्कूल के एग्जाम में यही आएंगे हमें सब्जेक्टिव पेपर में। तो हमें दोनों के लिए रेडी होना है फ्रॉम दिस स्टेज ऑनवर्ड्स। तो इस वाले का चलो जो फाइनल आंसर बनता, दैट वाज a इंटू बी इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिलेशन। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। नेक्स्ट भी सिंपल है, एंड तक सॉल्व करना। हमें कहा गया कि इस टर्म में x की पावर 4 निकाल दो। तो एग्जामिनर पे विश्वास रखो, पूरे सेटअप पे ना यही काम है, लोग यही नहीं कर पाते। नया क्वेश्चन आया, लैंग्वेज देख के वो पैनिक हो जाते हैं कि हमने ये नहीं करा। तो दैट इज़ द वीकनेस, उसी को ओवरकम करना है अभी प्रैक्टिस में। फिर एग्जाम में हम लोग कॉन्फिडेंटली बिल्कुल हम लोग शेर बन के जाते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन आए हमसे होना चाहिए। तो अब इसमें हमने सोचा कि क्या ऐसा कर दिया एग्जामिनर ने कि नया क्वेश्चन बना दिया, हम तो इतनी तैयारी करके आए हैं। तो अब इसमें दिखा कि ये हमें a प्लस बी की पावर n कराया गया है, पर यहाँ तो 4 टर्म्स हैं, मतलब एग्जामिनर इज ट्राइंग टू प्ले विथ अस। तो अब हम वापस इस बात को इंटरप्रेट करते। तो हमने देखा कि इन दोनों में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लो, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो वो भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस टर्म वॉज ईजिली वी वर एबल टू फैक्टराइज। क्या बन गया? 1 प्लस एक्स की पावर 11 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11। ये है क्वेश्चन। इसमें से हमने क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। ये हुआ फिर क्वेश्चन। अब ये हमें समझ में आता है कि अब हमने सोचना है कि x की पावर 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैसे बनेगा। वो याद करो, वो तो हमने पहले भी करा हुआ है, पर इसमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो काम एक्चुअली कम हो गया। कैसे कम हो गया इसको नोटिस करना। 1 प्लस एक्स की पावर 11 ठीक है टर्म बनी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर टर्म जब बनाओगे तो 11c0 11c1 एक्स स्क्वायर की पावर 1 इसकी पावर 2 एंड सो ऑन। तो अब हमें समझ में आता है कि जब ये दोनों सीरीज मल्टीप्लाई करती तो x की पावर 4 ऐसे ऐसे बनता कि या तो यहाँ से x की पावर 4 वाली टर्म मल्टीप्लाई कर जाए इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट की कांस्टेंट टर्म से, एक तरीका, या फिर यहाँ की x वाली टर्म मल्टीप्लाई करे उसकी x क्यूब वाली टर्म से। वो है नहीं इसमें, इसलिए ये कोई केस बनेगा नहीं। या फिर यहाँ की 11c2 वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म मल्टीप्लाई करे वहाँ की एक्स स्क्वायर वाली टर्म से, तो 11c2 इंटू 11c1। एक टर्म देखो, एक टर्म क्या बनती? 11c0 यहाँ का कांस्टेंट 11c0 मल्टीप्लाई करे वहाँ की x की पावर 4 से, तो एक टर्म तो सिंपली ये बन गई। या फिर यहाँ से 11c एक्स स्क्वायर वाली टर्म मल्टीप्लाई करे यहाँ की एक्स स्क्वायर वाली टर्म से, तो 11c2 एक्स स्क्वायर इंटू 11c1 एक्स स्क्वायर विच इज़ 11c2 इंटू 11c1। या फिर यहाँ की एक्स क्यूब वाली टर्म मल्टीप्लाई करे यहाँ की एक्स वाली टर्म से, वो है नहीं। या फिर यहाँ की एक्स की पावर 4 वाली टर्म मल्टीप्लाई करे यहाँ के कांस्टेंट से, तो इसमें 11 से जो x की पावर 4 वाली टर्म थी दैट वाज 11c4, वो मल्टीप्लाई करे इस 11c0 से, ये आता लास्ट केस। ये अपना आंसर था। सिंपली अभी क्वेश्चन ये इसकी टर्म की सिंप्लीफिकेशन बहुत सिंपल, इनकी वैल्यू निकाल दी तो आंसर बन जाता 990। पर काम की बात देखो कि अभी हमें पूरी तरह पैटर्न नोन था, अगर मिस कर गए तो कोई ट्रबल नहीं है अभी भी। पर अब इस बात को ध्यान में रखना कि कभी अगर एग्जामिनर हमें ऐसे कंप्लीट टर्म बना के भी अगर ब्लॉक करें तो हम उसको हैंडल करना जानते हैं। तो इस इंप्रेशन को माइंड में रखना कि नाउ वी आर रेडी विथ एनी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो इफ दिस सेम गेम वुड बी प्लेड विथ अस फॉर द नेक्स्ट टाइम, सो वी वुड बी एबल टू हैंडल नाउ ऑनवर्ड्स। तो बहुत सिंपल प्रोसेस था। अब नेक्स्ट करो। देखो था क्वेश्चन सिंपल, पर जिस तरीके से प्रेजेंटेड है वो हमें ब्लॉक करता, तो उसी चीज़ को ओवरकम करना है क्वेश्चंस के थ्रू। थ्योरी अब कुछ भी नहीं है, वो तो हमने एक लाइन करी मैनुअल थ्योरम, उसी पे हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो ये भी उसी का ही इजी सा एग्जाम्पल था। हमें कहा गया कि 1 माइनस एक्स की पावर 2n-1 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r जो है वो अगर मान लो AR है, तो अब जो कहा गया वो करा करो, उसको देख के वरिड नहीं होते कि पता नहीं क्या बोल दिया। तो अब जो AR-1 है वो क्या होता है? x की पावर r-1 का कोफिशिएंट। जो A2n-r है वो क्या होता है? x की पावर 2n-r का कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना चाहिए था?
x की पावर r माइनस वन का कोफिशिएंट बनाना चाहिए था। ये क्या था, ए आर माइनस वन। तो x की पावर r माइनस वन कब बनता, 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, इस माइनस एक्स, देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस एक्स की पावर r माइनस वन, वन की पावर बचती उसका कोई फायदा नहीं, वन की पावर एनीथिंग इज वन। दूसरी टर्म 2n माइनस वन सी 2n माइनस आर, क्यों हमें अब की बार 2n माइनस आर चाहिए, और माइनस एक्स की पावर 2n माइनस आर। तो जो कोफिशिएंट बना हमें सिंपली क्या कहा गया कि इसका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट क्या बना, देखो ये माइनस वन की पावर आर माइनस वन आ गया, तो मेरी टर्म बनी 2n माइनस वन सी आर माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर आर माइनस वन प्लस 2n माइनस वन सी 2n माइनस आर, और साथ में माइनस वन की पावर 2n माइनस आर। ये बनी एक्सप्रेशन। अब इसमें क्लैरिटी में बिल्कुल नोटिस करो कि 2n माइनस वन सी आर माइनस वन और 2n माइनस वन सी 2n माइनस आर, ये दोनों तो इक्वल है। कैसे, सिंपली 2n माइनस वन सी आर माइनस वन, एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, सो दिस माइनस दिस करो वो क्या आ जाता है, सिंपली 2n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, वो 2n माइनस आर ही आ गया। तो ये और ये दोनों तो आपस में इक्वल है। तो अगर मान लो इसको अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया, सिंपली माइनस वन की पावर आर माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर 2n माइनस आर। माइनस वन की पावर 2n माइनस वन आर को पढ़ सकते हैं माइनस वन की पावर 2n अपॉन माइनस वन की पावर आर, और माइनस वन की पावर 2n क्या होगा 1, तो सिंपली 1 अपॉन माइनस वन की पावर आर बचा, विच इज सेम एज ओनली माइनस वन की पावर आर। तो माइनस वन की पावर आर और माइनस वन की पावर आर माइनस वन अगर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बच जाता, यहाँ पे बन जाता 1, यहाँ बच जाता माइनस वन, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इस क्वेश्चन में सारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, सोचो वो केवल ये माइनस वन की पावर की थी, कोई स्किल नहीं। बहुत ऑर्डिनरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर बच्चे इस क्वेश्चन को देख के वरिड हो जाते हैं। क्यों, डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली कोई नंबर इन्वॉल्व है नहीं, तो हम लोग को देख के लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया गया। तो इसको लिखना था केवल, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं थी। अब नेक्स्ट करो। अब देखो था ये क्वेश्चन करने वाला और बिल्कुल स्कूल के एग्जाम्स के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत बार आ जाता है और बहुत सिंपल है। हमें गिवन है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, पूरी टर्म्स हमें गिवन है कि 84, 280 और 560 थी। तो हमें क्या करना क्या चाहिए था, लिखनी चाहिए थी टर्म्स। T3 बना दी, दिस इज दिस, T4 NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3। अब ये, अब काम क्या था कि कैलकुलेशंस, अब n, a और x, तीन वेरिएबल, तीन अननोन्स, मतलब तीन अननोन्स और तीन इक्वेशंस, तो सॉल्व तो होना है। अब इसको ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, तो हमें दिखता T3 अपॉन T4 अगर डिवाइड करते हमें दिखता कि सिंपली डिनोमिनेटर में a, न्यूमिनेटर में x बचता, NC2 अपॉन NC3 दैट वॉज सिंपल 3 अपॉन n माइनस 2। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई 3 अपॉन n माइनस 2 x बाई 84 बाई 280, वो कैंसिल होकर सिंपली 3 बाई 10 आ गया। 28 से कैंसिल हो रहा है, 28 3 जा 28 10 जा, ये बनी पहली इक्वेशन। इसका क्या करना है आगे देखते हैं। T4 बाई T5 लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, वो भी सिंपल, वो सिंपली 4 अपॉन n माइनस 3 x बाई, वो आ गया 1 बाई 2। अब क्यों ना एक काम करें कि x बाई की वैल्यू यहाँ से निकालें और यहाँ डाल दें। उसका फ़ायदा क्या होता कि सिंपली हमें इक्वेशन मिल जाती n में इक्वेशन आ गई, वो हमने ब्रेक कर ली, सिंपली n अपॉन 4 अपॉन n माइनस 3 दैट वॉज सिंपल, n आ गया 7। जब n 7 आ गया, इसको मान लो किसी भी इक्वेशन में डाल दिया जो भी हमने बनाई, n को 7 जैसे हमने डाला वहाँ से x अपॉन a का कनेक्शन बन गया, दैट इज़ 1 बाई 2। n की वैल्यू आ गई, x 2x हमें मिल गया कि a है, मतलब a बराबर आ गया 2x के। अब इसको कहीं भी मान लो हम फिल कर देते हो, a बराबर आ गया 2x के, अभी हमें a पता नहीं चला, x पता नहीं चला। मान लो इसको सबसे पहले वाली इक्वेशन में हमने फिल कर दिया। जैसे ही हमने इसको पहले इक्वेशन में फिल करा, वो आ गया 7c2 x की पावर 5 इंटू a स्क्वायर, पर a था 2x तो उसका स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, उसकी वैल्यू लिखी। 7c2 सिंपल है 21 इंटू 4 दैट इज़ 84, कैंसिल हो गया, x की पावर 7 1, x 1 आ गया और a 2 आ गया। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था, मेन काम बस ऐसे एग्जीक्यूशन, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना था। तो इन क्वेश्चंस में यही काम है कि हम इसको बिल्कुल तेज़ लिख के सही बोल पाएँ। ऑब्जेक्टिव में यही काम हमने विद इन 1.5 मिनट कंप्लीट करना है। तो अभी स्कूल के एग्ज़ाम्स में हम 100% परफेक्शन में राइट करेंगे। कुछ अगर मिस कर गए तो उसको नोटिस करो फिर से। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब आज वाली क्लास में हमने बायनोमियल थ्योरम पे फर्दर क्वेश्चंस करे। अब जो आज क्वेश्चंस करे वो भी कोई स्पेशल स्किल नहीं है, बस थोड़ी सी हमने नोन पॉइंट्स पे ही फर्दर प्रैक्टिस करी। कुछ नए पॉइंट्स बीच में आए जिनको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जो क्वेश्चंस अभी एंड में भी करे, नेक्स्ट क्लास में यही फॉर्मेट फिर कंटिन्यू होगा थ्रू मोर क्वेश्चंस। तो चलो, जो आज भी काम करा इसमें किसी भी क्वेश्चन पे अगर ब्लॉक हुए थे तो उसको फिर से अटेम्प्ट करना, फिर से नोटिस करना।